Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about BRICS currency and Trump's trade. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स करेंसी के बारे में। ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये दुनिया के 5 देशों ने मिलकर के ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया था और उनके नाम से ही ये एक्रोनिम बनता है, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब कुछ 5 एक देशों ने और ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को, तो वो तो हमने ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है कि व्हाट इज़ दिस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। अब ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे मेंबर कंट्रीज ने प्रपोज किया है कि एक कलेक्टिव करेंसी, शेयर्ड करेंसी डेवलप किया जाए। सो दिस इज अ प्रपोजल ओनली कि लेट अस डेवलप अ कॉमन करेंसी और उस करेंसी का इस्तेमाल किया जाए फॉर कंडक्टिंग ट्रेड अमंगस्ट ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक्स करेंसी। ये जो ब्रिक्स करेंसी का जो प्रपोजल है, दिस इज मेनली गिवन इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू द यूएस डॉलर। अभी ज़्यादातर दुनिया के जो ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, वो डॉलर में होते हैं। इनफैक्ट ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में भी जब ट्रेड करते हैं तो डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो डॉलर के ऊपर ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज हैव proposed this idea कि let us have a common currency which should be used to conduct trade amongst ourselves। कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स करेंसी का प्रपोजल है, दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिसी, अ लार्जर अप्रोच ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो ये जो टर्म है डी डॉलराइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अप्रोच बन पड़ा है दुनिया के बहुत सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कलेक्टिव तरीके से। भले इसको लेकर के कोई फॉर्मल या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आता हो, लेकिन एक कलेक्टिव सी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि हमें डॉलर के ऊपर अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस करना होगा। इसी फिनोमेना को कहा गया है डी डॉलराइजेशन। क्योंकि कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में, वर्ल्ड कंट्रीज हैव रियलाइज्ड कि हाउ वल्नरेबल दे आर बिकॉज ऑफ देयर ओवर डिपेंडेंस ऑन डॉलर फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसी कारण से दुनिया के देश अब धीरे धीरे डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं और इस फिनोमेना को नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन। अगर ऐसा होता है, डॉलर का सिग्निफिकेंस अगर कम होता है, तो दैट कैन ऑल्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल डायनामिक्स एंड इनफैक्ट ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स एज वेल। क्योंकि यूएस की जो मेन हेजेमनी है, आप कह सकते हैं डोमिनेंस है ग्लोबल ऑर्डर में, उसका एक बड़ा फैक्टर उसकी करेंसी डॉलर भी है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश डॉलर में ट्रेड करते हैं। क्यों डी डॉलराइजेशन को लेकर के जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच इंटेंसिफाई हुई है हाल फिलहाल में, उसके पीछे कारण है अमेरिका का अपने करेंसी का इस्तेमाल करना। इसको कुछ देशों ने तो कहा है कि वेपनाइज कर रहा है अमेरिका। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेड सच आइडियाज इन द पास्ट कि अमेरिका अपनी करेंसी का दुरुपयोग करता है। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी करेंसी का, ज़्यादातर दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड जो डॉलर में होते हैं उसका मिसयूज करता है अमेरिका इन ऑर्डर टू अनड्यूली कोर्स और फोर्स अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कारण से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेड इन द पास्ट कि अमेरिका वेपनाइजेज इट्स करेंसी डॉलर and its dominance in global order to get its undue selfish vested interest fulfilled। और यही एक कारण है कि ब्रिक्स कंट्रीज भी कलेक्टिवली एक अलग से अपनी करेंसी डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी। दो ऐसे क्लियर इंस्टेंसेस आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में जहां पे अमेरिका हैज यूज्ड इट्स करेंसी, पावर ऑफ इट्स करेंसी टू फोर्स अदर कंट्रीज टू फॉल इन लाइन। एक ईरान के ऊपर जब इसने सैंक्शन लगाया साल 2012 में, और रसिया के ऊपर जब इसने ट्रेड सैंक्शंस लगाए 2022 में। देखिए, ट्रेड सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका को करना क्या है किसी भी देश के ऊपर,
वो बस ये कह सकता है कि मेरी करेंसी में आप ट्रेड कंडक्ट नहीं करेंगे। सिंस डॉलर इज माई करेंसी, सो आई विल नॉट परमिट माई करेंसी टू बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर कंट्री। इतना तो नियम बना ही सकता अमेरिका कि डॉलर में रसिया के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, डॉलर में ईरान के साथ ट्रेड नहीं हो सकता। अब जब ज़्यादातर दुनिया के ट्रेड डॉलर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा रसिया का और ईरान का, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा। हमने एक और चर्चा की थी स्विफ्ट मैसेजिंग को लेकर के, सितंबर महीने में हमने चर्चा की थी, और रिवीजन वीडियो में तो वापस से आएगा ही। तो स्विफ्ट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के मैसेजेस भेजे जाते हैं। दैट इज आल्सो कमांड एंड कंट्रोल्ड बाय यूएस ओनली। वैसे वो यूएस बेस्ड नहीं है, बट उसके हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है, बट येट यूएस इज हैविंग कंट्रोल ओवर स्विफ्ट मैसेजिंग। तो इस तरह के जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें मेनली डॉलर का इस्तेमाल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, या स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें यूएस के पास प्रीडोमिनेंटली हायर शेयर्स है, इनका इस्तेमाल करता रहा है अमेरिका। दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड एज अ वेपन बाय द यूएस टू फर्दर इट्स ग्लोबल इंटरेस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं उसी को डिमिनिश करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ब्रिक्स कंट्रीज हैव प्रपोज्ड ब्रिक्स करेंसी, अ कॉमन करेंसी फॉर कंडक्टिंग ट्रेड अमंग्स्ट देमसेल्फ। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी कि अभी इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने अभी तक वहां पे कार्यभार संभाला नहीं है। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। ही इज एन इलेक्टेड वन, बट ही हैज येट टू टेक चार्ज। उन्होंने चार्ज लेने से पहले ही थ्रेटन कर दिया है ब्रिक्स कंट्रीज को कि अगर आपने अलग से ब्रिक्स करेंसी बनाई और उससे यूएस के डॉलर की हेजेमनी को आपने रिड्यूस करने की कोशिश की, तो मैं आप सारे देशों के साथ ट्रेड के ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा। मतलब आपके साथ जो ट्रेड मैं करता हूं, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट करते हैं हमारे देश में, उस पे मैं टैरिफ रेट्स, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, जिससे आपके एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। जब एक्सपोर्ट को नुकसान होगा तो आपकी लोकल इकोनॉमी, जीडीपी को भी नुकसान होगा। तो ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दे दिया है कि इफ ब्रिक्स कंट्रीज गो फॉरवर्ड विद देयर प्लान ऑफ coming up with BRICS currency, yeah, in fact any attempt by any country in order to reduce the dominance of dollar. For example, India is also looking forward for internationalization of its rupee. तो कहीं अगर भारत का रुपया इंटरनेशनलाइज होगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं डॉलर की डोमिनेंस को रिड्यूस करेगा। डोनाल्ड ट्रंप हैज गिवन एन ओपन थ्रेट कि एनी सच अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड विल बी मेट विद ट्रेड सैंक्शंस। डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का दिन 3 दिसंबर पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे मुख्य मकसद है कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनके कंसर्न से संबंधित अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि उनके वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। डिसेबिलिटी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वन स्टैंडर्ड डेफिनेशन कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो कहता है कि डिसेबिलिटी मीन्स फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट्स विच हिंडर्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन विद सोसाइटी। ये सिंपल सा डेफिनेशन है और आपको पूरा पूरा डेफिनेशन एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, उसके की आइडियाज को समझना है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहता है कि डिसेबिलिटी फिजिकल सेंस में भी हो सकती है, मेंटल सेंस में भी हो सकती है। बट डिसेबिलिटी से होता क्या है कि उस इंसान का इंटरैक्शन विद सोसाइटी, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी हिंडर होता है, लिमिट होता है। ये है डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं होती है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेंटल या कॉग्निटिव सेंस में भी होती है एज पर द एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब ग्लोबल लेवल पे पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनके
इंटरेस्ट को, उनके कंसर्न्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो जरा देखते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। कुछ बेसिक बातें याद रखनी है आपको। यूनाइटेड नेशंस ने 1983 से लेकर के 1992 को डिक्लेयर किया एज यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी, यानी कि एक इंटरनेशनल लॉ भी प्रमोट किया। 2006 में ये कानून लाया गया यूनाइटेड नेशंस लेवल पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दिस वाज अडॉप्टेड इन 2006 एंड इंडिया बिकेम सिग्नेटरी या मेंबर ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द ईयर 2007। तो जैसे ही भारत इस इंटरनेशनल कन्वेंशन का हिस्सा बन जाता है, उसके बाद भारत सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गए कि अब आप अपने देश के अंदर जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स या मेजर्स लेकर के आए, जो भारत सरकार ने लाए भी हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन ब्रॉट एट यूएन लेवल, कि जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे अब उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी कि वो अपने अपने देशों में वहाँ के पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए वेलफेयर मेजर्स लेकर के आए। तीसरा एक इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव है इंचियोन स्ट्रैटेजी। तो इंचियोन इज ए प्लेस इन साउथ कोरिया, जहाँ पे साल 2012 में एशिया पैसिफिक कंट्रीज यूनाइटेड in order to discuss कि what should be the future strategy for the welfare of people with disabilities। और इस इंचियोन स्ट्रैटेजी का भी भारत सिग्नेटरी है। तो ये तीन मुख्य इनिशिएटिव्स हैं एट ग्लोबल लेवल इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो साल 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश के 2.21% पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। एंड दिस मेक्स इंडिया अ कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। अब सोचिए ना, 2.2 करोड़ जनसंख्या भी ओवरऑल एब्सोल्यूट सेंस में 3 करोड़ के आसपास हो जाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही है लगभग 150 करोड़, राइट। तो 3 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं हमारे देश के अंदर। एंड पीपल विथ डिसेबिलिटीज, उनके लाइफ को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। पहले से कानून था, 1995 से ही चल रहा था ये कानून, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं था, तो उसको और स्ट्रिंजेंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सरकार ने कानून लाया 2016 में बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड एक्ट। तो ये जो नया कानून है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके हिसाब से 21 तरीके के अलग अलग डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया गया कि इन कंडीशन से अगर कोई इंसान जूझ रहा है तो उसको डिसेबल्ड गिना जाएगा। तो नए नए तरह के डिसेबिलिटीज भी इंक्लूड किए गए, जैसे ऑटिज्म डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सबको डिसेबिलिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया। रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, तो 5% रिजर्वेशन की व्यवस्था है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में पहले रिजर्वेशन थी 3%, उसको इस नए कानून के हिसाब से बढ़ा करके 4% कर दिया गया इन गवर्नमेंट जॉब्स। साथ ही साथ प्रोविजन बनाए गए कि कोई भी इंसान अगर पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ पाया जाता है तो इट विल बी पनिशेबल एज पर दिस न्यू लॉ। अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्टेट कमिश्नर्स बनाए गए, जिनको जिम्मेदारी दी गई टू इम्प्लीमेंट दिस राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। साथ ही साथ इस कानून में ही बात की गई कि जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, जैसे पब्लिक बिल्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा टू पीपल विथ डिसेबिलिटी, की पीपल विथ डिसेबिलिटी भी इन जगहों पे जा सकें बिना किसी हिंड्रेंस के। और ये जो प्रोविजन है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार फिर लेकर के आई सुगम्य भारत अभियान। तो प्रोविजन कहता है कि पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्सेसिबल बनाना होगा फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, और इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रियलाइज करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान ऑल्सो इज नोन एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन दैट वाज ब्रॉट इन लाइन विथ दिस लॉ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसका मुख्य मकसद है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो आप देखते हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेस में रैम्प्स वगैरह बने रहते हैं, वो इसीलिए बने रहते हैं बिकॉज इट इज़ अ
requirement as per, it's a statutory requirement as per people of rights with persons, people विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के राइट्स से संबंधित ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और उसको पूरा करने के लिए सुगम्य भारत अभियान लाया गया है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, जो हमने डिस्कशन किया उसी के बेसिस पे आप ये जवाब आराम से लिख सकते हैं। एक दो नए पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं, नए स्कीम्स भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। बाकी तो जो डिस्कशन उसके बेसिस पे आप ये जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये वाला इमेज तो मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, वो सब कुछ इस एक इमेज में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की जो सबसे पहली मेजर कॉन्फ्रेंस हुई ग्लोबल लेवल पे फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वो हुई इन द ईयर 1972, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम। इसी को कहते हैं हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड। और इसके बाद भारत सरकार ने भी कई सारे प्रोविजंस लाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑल। तो एक मेजर कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 1972 में। उसके अलावा आईपीसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट्स तैयार करती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत फैसले होते हैं। वो बनाया गया 1988 में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण समिट हुई एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज से संबंधित, वो हुई 1992 में, जिसको कहा जाता है रियो अर्थ समिट। तो दिस रियो अर्थ समिट in 1992 held in Brazil, it is the most important summit with respect to environment protection and climate change। यहाँ पे इस रियो अर्थ समिट में 3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए गए इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इससे संबंधित तो कई सारे आर्टिकल्स हम कवर करते हैं, जैसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 कराई गई एट बाकू अजरबैजान। यूएनसीबीडी, इसकी भी इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी, इट इज द फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल treaty which is legally binding in nature first of all, and that works in the direction of combating desertification। desertification मतलब लैंड का डिग्रेड होना और लैंड से मॉइस्चर, सॉइल के अंदर से मॉइस्चर कम होना, उसको कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट का टेक्निकल मीनिंग ही है कि ऐसे सॉइल जहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो जाए और वापस से रिवाइव ना हो पाए वहाँ के मॉइस्चर सॉइल के अंदर, उसको कहा जाता है डेजर्ट। तो जैसे जैसे डेजर्ट क्रिएट होता रहता है, डेजर्ट को रिवर्स कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है, और जैसे जैसे डेजर्ट क्रिएट होता है वहाँ पे फिर कुछ भी वेजिटेशन ग्रो कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डेजर्ट्स धीरे धीरे दुनिया भर में एक्सटेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और गुड वेजिटेशन वाले एरियाज को भी वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं और डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस फिनोमिना को कहा गया है डेजर्टिफिकेशन। एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया को कहा गया है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ या लॉस ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया गया यूएनसीसीडी, क्योंकि अगर पूरे दुनिया भर में डेजर्ट ज़्यादा एक्सटेंड होने लगे तो हम खेती कहाँ करेंगे, हमारे प्लांट्स सारे के सारे धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सब होगा ही, साथ ही साथ खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाएगी। तो यूएनसीसीडी इज़ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन विच वर्क्स इन दिस डायरेक्शन in order to combat the extension of desert। तो यूएनसीसीडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ समिट में ही इसको भी फाइनलाइज किया गया था, और ये बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। मतलब यूएनसीसीडी के अंतर्गत जो भी फैसले लिए जाएंगे ये मैंडेटरी होगा मेंबर कंट्रीज को अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट करना। यूएनसीसीडी अगर देखा जाए तो डायरेक्टली सपोर्ट्स एचडीजी नंबर 15, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज ने अपने लिए अडॉप्ट किए हैं टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2015 टू 2030, उसमें से एसडीजी नंबर 15 विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन लैंड, वो सीधा सीधा रिलेट करता है विथ यूएनसीसीडी। I've already told you कि यूएनसीसीडी इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर, दैट मीन्स इट ऑब्लिगेट्स द पार्टीज, ये मेंबर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि जो भी फैसले लिए गए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपने देशों में मैंडेटरी तरीके से इम्प्लीमेंट करे। भारत की अगर बात की जाए तो यूएनसीसीडी, देखिए पिछले बार भी ये कन्फ्यूजन हुआ था, ये तीनों इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और तीनों का अपना अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, राइट। तो यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 हुआ है अभी हाल फिलहाल में। यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 कंडक्ट कराया जा रहा है एट रियाद, सऊदी अरबिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 कराया जा रहा है एट रियाद, सऊदी अरबिया। ठीक है। भारत ने, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 14 कंडक्ट कराया था साल 2019 में। उसके बाद 2015 में अबीजान, आइवरी कोस्ट में हुआ था यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और अब यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 हो रहा है इन रियाद, सऊदी अरबिया। अभी जब यूएनसीसीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 शुरू होने वाली थी रियाद के अंदर इन सऊदी अरबिया, उससे एक दिन पहले यूएनसीसीडी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की इन एसोसिएशन विद पोट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ जर्मनी। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विद इन प्लानिटरी बाउंड्रीज। इस रिपोर्ट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड लैंड डिग्रेडेशन मतलब अल्टीमेटली दैट लैंड में ट्रांसफॉर्म इनटू डेजर्ट। लैंड डिग्रेडेशन इज द इंटरमीडिएट स्टेज दैट माइट अल्टीमेटली लीड टू लैंड डेजर्टिफिकेशन। तो उसी से संबंधित कि कैसे कैसे लैंड डिग्रेड हो रहा है वो यूएनसीसीडी ने इस रिपोर्ट में, जिसका नाम है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रेसिपिस, वो बताया है। तो पूरे दुनिया भर में जितना भी फॉरेस्ट हुआ करता था अब उसका सिर्फ 60% ही फॉरेस्ट बचा है, जबकि सेफ लिमिट है मिनिमम 75%। ओवरऑल 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डिग्रेड हो चुका है, मतलब एज बिगर एज अंटार्कटिका के साइज का लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है। एंड एवरी ईयर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड इज गेटिंग फर्दर डिग्रेडेड। 20% ऑफ अर्थ्स लैंड सर्फेस इज कवर्ड बाय सवाना, नाउ अंडर थ्रेट ऑफ क्रॉपलैंड एक्सटेंशन एंड पुअरली प्लान्ड अफॉरेस्टेशन। तो सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो रटना संभव नहीं है, एक दो देख लीजिए। 46% of the global land area is classified as dry land. 90% share of the recent deforestation directly caused by agriculture. सारे रटना संभव नहीं है। 50% प्लस एरिया, या आई एम सो सॉरी, 50% प्लस world major rivers are disrupted by dam construction and 47% of aquifers being depleted faster than they are replenished. तो मेंस में क्या करेंगे, इसमें से 3-4 डेटा उठा लेंगे डेजर्टिफिकेशन से संबंधित मेंस के टाइम में। प्रीलिम्स के लिए आपको ये रिपोर्ट याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, सीसीडी ने इन एसोसिएशन विद पोट्सडैम इंस्टीट्यूट, और सीओपी नंबर 16 ऑफ यूएनसीसीडी हैज़ बीन कंडक्टेड इन रियाद, सऊदी अरबिया। इतना आपको याद रखना है, बाकी तो ये सब याद रखना ही है कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एंड ऑल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about स्वास्थ्य सेवा उत्सव. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, गुणोत्सव मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा। गुणोत्सव के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पे जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का स्टैंडर्ड है उसका ऑडिट किया जाता है। एजुकेशन का ऑडिट होता है अंडर गुणोत्सव, स्कूल एजुकेशन का, और उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी आते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स भी रहते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह। अब गुणोत्सव के लाइन पे असम सरकार ने पिछले साल शुरू किया स्वास्थ्य सेवा उत्सव, जिसमें जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इंटरनल इवैल्यूएशन भी किया जाता है बाय फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी किया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस एंड एसीएस ऑफिसर्स। तो स्वास्थ्य सेवा उत्सव हैज बीन ब्रॉट इन लाइन विद गुणोत्सव। गुणोत्सव में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी को इवैल्यूएट किया जाता है, स्वास्थ्य सेवा उत्सव में हॉस्पिटल, हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो इवैल्यूएशन का मेनली 3 क्राइटेरिया रहता है।
कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि लोग कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया से काम कर रहे हैं और सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य सेवा उत्सव का तीसरा फेज हाल फिलहाल में असम सरकार ने लॉन्च किया है। 3 से लेकर के 5 दिसंबर तक ये चलेगा। स्वास्थ्य सेवा उत्सव का पहला फेज आया था अप्रैल 2023 में, दूसरा फेज आया था नवंबर 2023 में। अब तीसरा फेज हाल फिलहाल में असम सरकार ने लॉन्च किया है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about rubber plantation in Northeast. This is important from our syllabus GS paper 5 Assam economy point of view. देखिए, पहले रबर प्लांटेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पहले नंबर पे है थाईलैंड, ब्राजील दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे चाइना। भारत चौथे नंबर पे है रबर प्रोडक्शन में। भारत की ज़्यादातर जो रबर प्रोडक्शन होती है वो सदर्न स्टेट्स में होती है। केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर फॉलोड बाय तमिलनाडु। तो केरला को कभी कभार रबर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। अब देखिए, रबर प्रोड्यूस करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मिलता है। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो कंड्यूसिव फॉर रबर प्रोडक्शन, बट नॉर्थ ईस्ट में जो पोटेंशियल है रबर ग्रो करने का उस हिसाब से प्रोडक्शन होता नहीं है, उससे काफ़ी कम होता है। इसी कारण से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने साल 2019 में अडॉप्ट किया नेशनल रबर पॉलिसी, जिसके अंतर्गत टारगेट रखा गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर रबर प्रोडक्शन को हम लोग डबल करेंगे। सो नेशनल रबर पॉलिसी में मेन फोकस इज ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द गोल इज टू डबल द रबर प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस या पोटेंशियल ऑफ रबर प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। रबर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट में ठीक ठाक सा रबर प्रोड्यूस होता है, वो है अभी त्रिपुरा। तो इसी कारण से कभी कभार त्रिपुरा को सेकंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं आफ्टर केरला, बट बाकी सारे स्टेट्स में अभी उतना रबर प्रोड्यूस नहीं होता है, मेघालय में, आसाम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि पोटेंशियल है रबर ग्रो करने का। इसीलिए नेशनल रबर पॉलिसी 2019 लाई गई है रबर प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बढ़ाने के लिए। अब करंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है विद प्रोजेक्ट जिसका नाम है इनरोड प्रोजेक्ट। इनरोड प्रोजेक्ट का पूरा नाम है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, इनरोड। इनरोड प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? इनरोड प्रोजेक्ट दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे प्राइवेट कंपनियां, जो टायर संबंधित प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे एमआरएफ, सीएट एंड ऑल, ये भारत सरकार की एक एजेंसी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिल करके रबर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनरोड इज फर्स्ट सच प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड वेयर रबर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री टायर सेक्टर हैज कम फॉरवर्ड टू पार्टनर विद गवर्नमेंट एजेंसी टू फंड एंड इंक्रीज रबर प्रोडक्शन। तो जो रबर कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है आत्मा, Automotive Tire Manufacturers Association. This ATMA has collaborated with Rubber Board of India in order to increase rubber production in the Northeast region. So this inroad project brought by Rubber Board of India in association with ATMA is in line with नेशनल रबर पॉलिसी ऑफ 2019, जो टारगेट रखता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर रबर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। और ये जो इनरोड प्रोजेक्ट है आत्मा यानी कि टायर बनाने वाली कंपनियां और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिलकर के लाया है, उसमें भी गोल यही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर रबर प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है। और रबर प्रोडक्शन को लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरियाज में रबर प्लांटेशन करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये है इनरोड प्रोजेक्ट का लक्ष्य। आज का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि 2 लाख हेक्टेयर एरियाज जो लक्ष्य है इनरोड प्रोजेक्ट का, उसमें से 1.25 लाख एरियाज में रबर प्लांटेशन होना शुरू हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन में। असम के अंदर लगभग 37,000 हेक्टेयर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर रबर प्लांटेशन एज पर इनरोड प्रोजेक्ट। तो पॉइंट इज कि इनरोड प्रोजेक्ट इज रनिंग सक्सेसफुली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मोस्ट probably, hopefully, it will help in fulfilling the target of national rubber policy, that is to double rubber production in northeastern region. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संबंधित जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट बस गलत है। उनका दरगाह तो अजमेर में है, दिल्ली में है नहीं, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
हॉर्नबिल फेस्टिवल, अच्छा हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर के जो चर्चा हुई तो इसमें ध्यान रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल को पहली बार इनॉग्रेट किया गया था 1963 में, बट इसका एनुअल सेलिब्रेशन करना शुरू किया गया साल 2000 से। तो इसी कारण से इस साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जा रहा है। ठीक है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं हॉर्नबिल, बाकी सब सही है। और भोपाल गैस ट्रेजडी में जो फोर्थ है वो गलत है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड वाज एन अमेरिकन कंपनी नॉट एन इंडियन कंपनी, बाकी सब सही हैं। और यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।